जापान से लगभग 100 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 5 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहां से बहरी जहाज और इवन हवाई जहाज भी गुजरने से कतराते हैं। इस एरिया को द डेविल सी, डेविल्स ट्रायंगल या फिर ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस ट्रायंगल की एक खास बात ये भी है कि ये बरमूडा ट्रायंगल के बिल्कुल ऑपोजिट है और ये दोनों ट्रायंगल्स ऐसी पोजीशन पर हैं कि हमारी जमीन की 25th पैरेलल लाइन इन दोनों को एक ही जगह से कट करती है। इस एरिया के बारे में बहुत से वाकयात मशहूर हैं कि यहाँ पर बहुत सी शिप्स और हवाई जहाज हमेशा के लिए गुम हो गए और उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसी वजह से 1950s में जापानीज गवर्नमेंट ने इस सारे एरिया को शिपिंग के लिए इंटेंस डेंजर जोन भी डिक्लेयर किया। वैसे तो जापानीज कल्चर में इस एरिया के बारे में हजारों साल पुरानी कहानियां भी हैं जिनमें यह बताया गया है कि यहाँ समुद्र के नीचे कोई ड्रैगन जैसा जानवर रहता है और इसीलिए ये ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से भी मशहूर हुआ। 20th सेंचुरी में ये एरिया तब लाइमलाइट में आया जब अगस्त 1945 में जापानीज एयरफोर्स का एक जहाज टोक्यो के साउथ में फिलीपीन सी से गुजर रहा था कि अचानक उसने कंट्रोल टावर को एक अजीब सा मैसेज भेजा कि आसमान अजीब सा हो रहा है, आसमान खुल रहा है, ये आसमान को क्या हो रहा है। और ये इस पायलट के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद कंट्रोल टावर का इस जहाज से राब्ता कट गया और ये जहाज दोबारा कभी नहीं मिला। इसके बाद भी इस एरिया में ऐसे बहुत से वाकयात होते रहे। 1952 में जापानीज गवर्नमेंट ने कायो मारू नंबर 5 नाम की एक मिलिट्री शिप को इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, लेकिन ये शिप भी यहाँ पर गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं मिली। इस शिप पर 31 रिसर्चर्स थे जिनका कोई सुराग नहीं मिला। जापानीज गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि ये शिप शायद अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से तबाह हुई है, लेकिन इस शिप का कोई मलबा नहीं मिला। उस वक्त जापान के सबसे बड़े न्यूज़पेपर योमियोरी शिंबुन ने इस एरिया का मैप छापा और बताया कि 1945 से 1950 के बीच यहाँ पर 9 से ज्यादा शिप्स गायब हो चुकी हैं। 4 जनवरी 1955 को एक जापानीज शिप शिनियो मारू नंबर 10 इधर जापानीज आइलैंड मिकुराजिमा के पास से गुजर रही थी कि उसका भी कंट्रोल टावर से राब्ता कट गया। खैर 12 दिन बाद ये शिप मिल तो गई, लेकिन इस शिप पर सवार लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो इतने दिन रडार से गायब रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स में ये भी छपा कि इस शिप पर मौजूद कुछ लोगों ने कुछ अजीब सी स्टेटमेंट्स भी दी जो कभी वेरीफाई नहीं हो सकी। बट ये एरिया अब पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बनने लगा। 1970s में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस एरिया को द डेविल सी का नाम दिया। फिर इस एरिया पर बहुत सी मूवीज भी बनी जैसे गॉडजिला और रेको वगैरह। फिर 1989 में एक अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बर्लिट्स ने इस डेविल सी पर एक किताब लिखी और उसका नाम रखा द ड्रैगन्स ट्रायंगल। इस किताब में बहुत से समुद्री जहाजों का जिक्र था जो इस ड्रैगन ट्रायंगल में आकर गायब हो गए थे। इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ये ड्रैगन ट्रायंगल भी वेस्ट में पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गया। लेकिन अब यहीं पर एंट्री होती है एक और अमेरिकन राइटर लैरी कुश की। लैरी ने एक बुक पब्लिश की बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड और उसमें इन सारी मिथ्स को डिसमिस किया जो बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में मशहूर थी। लैरी ने बताया कि बर्मुडा ट्रायंगल हकीकत में कुछ नहीं है और ये सिर्फ एक आम सी जगह है और यहाँ पर उतनी ही शिप्स लापता हुई हैं जितनी दुनिया के किसी भी और समुद्र में लापता होती हैं। इसी किताब में उन्होंने इस डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल का भी जिक्र किया और चार्ल्स बर्लिट्स के बहुत से क्लेम्स को चैलेंज किया। लैरी ने जापानीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खत लिखे ये जानने के लिए कि क्या वाकई जापानीज गवर्नमेंट ने कोई ऐसा एरिया डेजिग्नेट किया हुआ है जहाँ से शिप्स को नहीं गुजरने दिया जाता। साथ ही में इन्होंने ये भी जानना चाहा कि जिन शिप्स का जिक्र चार्ल्स बर्लिट्स ने अपनी किताब में किया था उनकी हकीकत क्या है। जब जापानीज गवर्नमेंट का जवाब आया तो वो चार्ल्स बर्लिट्स की बातों के बिल्कुल ऑपोजिट था। जापानीज गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया कि ना तो कोई डेविल सी है, ना कोई ड्रैगन ट्रायंगल है और ना ही इसकी कोई लिमिटेशन है। लैरी ने पूछा कि फिर आपने इस एरिया